Welcome to Yes Sampat Educator. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस संपत एजुकेटर। आज की जो डेट है वो है 15 नवंबर 2022 और आज के वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे कंप्लीट हिंदी न्यूज़पेपर का और साथ ही साथ ये भी जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तलवार है वो यूके में है, क्या है ये सी विजिल 22 एंड क्या ये तलवार जो है भारत में आएगी, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। सो बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन लाइक द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन Navy, Air Force Group Action Invited, Army, UPSC Civil Services Examination, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PO, RBI Grade B, so don't worry, batch is launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619, and if you want to follow me in this kind of the particular social media platform, so you can just follow me in the Instagram, YouTube, and in the Facebook also, and you can just enroll in this kind of the particular courses, okay? And guys, online platform is available over here. So before we go to start, I want to introduce myself. So once again, Jai Hind to one and all who are present over here. This is Yes Sampat. By profession I am an engineer and by passion I am an educator. चलो भारत को आगे बढ़ाते हैं। इफ यू वांट टू फॉलो मी इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सो यू कैन जस्ट फॉलो मी इन द फेसबुक, यूट्यूब एंड इन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया इन एसोसिएशन विद फ्रांस। तो यहां पर आप लोगों को ये मुझे कल बताना था कि कौन सी इनमें से एक्सरसाइज जो है जो फ्रांस के साथ नहीं कंडक्ट की जाती है। इज इट क्लियर? तो एक्स शक्ति, गरुड़ा, वरुणा, ये सारी की सारी फ्रांस के साथ एक्सरसाइज की जाती है। सो करेक्ट आंसर इज अबाउट द अजया वॉरियर। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गाइज, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई इन द कॉमेंट सेक्शन। आप मुझे इनका आंसर कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट? सो करेक्ट आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी के अंदर कंफ्यूज मत होना। ये बी है विक्रम एस और सी है विक्रांत एस। इज इट क्लियर? सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द 16 नवंबर 2022 इन द न्यूज़पेपर, ओके? उसके बारे में हम लोग वहां पर डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल व्हिच इज एक्सप्लेन्ड बाय द इंडियन एक्सप्रेस, ओके? तो ये जो शिवाजी महाराज की जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तलवार है उसके बारे में हम लोग यहां पर आज जानेंगे। तो यहां पर उसके आर्टिकल के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। द स्वॉर्ड ऑफ शिवाजी विच द महाराष्ट्र गवर्नमेंट वांट्स द यूनाइटेड किंगडम टू रिटर्न टू इंडिया। तो हमारे कल्चरल अफेयर मिनिस्टर है जिनका नाम है सुधीर मुनगंटीवार। उन्होंने यहां पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर और उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, ठीक है, उसके साथ ये इश्यू के बारे में वो सेंट्रल गवर्नमेंट बात करें और यहां पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तलवार है वो 2024 तक लाने की बात यहां पर की जाए, ठीक है? उसके बारे में यहां पर बातचीत चल रही है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहां पर थर्सडे 10 नवंबर को अनाउंस किया था कि वो लोग काम कर रहे हैं टू ब्रिंग बैक द स्वॉर्ड ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज फ्रॉम लंदन टू इंडिया, ओके? तो यहां पर 2024 तक यहां पर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने इस चीज को कहा है कि हम लोग 2024 तक वापस लाने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग यहां पर याद रखें, ठीक है? शिवाजी वॉज क्राउन्ड एम्परर ऑफ हिज रियल्म एट द रायगढ़ फोर्ट ऑन 6 जून 1674। यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा किंग के तौर पर भी जाना जाता है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं न्यूज में ये एक्चुअली है तो है क्यों, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो ये ट्रेंडिंग पॉइंट चला है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहां पर अनाउंस किया है 10 नवंबर को कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तलवार है वो लंदन यूके के अंदर है, वो लाने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह से यहां पर आज हम लोग ये टॉपिक जो है दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं उसके स्क्वाड की बात करूं तो यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 3 तरीके की स्वॉर्ड्स थी, जिसमें से ये जो स्वॉर्ड है उनका नाम है जगदम्बा। इज इट क्लियर?
तो यहाँ पर जगदम्बा जो स्वॉर्ड है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तलवार है वो यहाँ पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने ऐसा कहा है और स्टेट गवर्नमेंट ने उनके साथ डिस्कशन भी किया है कि ये जो तलवार है 2024 तक वहां पर आ जाएगी टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ द 350 इयर्स ऑफ द कोरोनेशन ऑफ द मराठा किंग। इज इट क्लियर? ये जो तलवार है ये किंग एडवर्ड के पास थी व्हेन प्रिंस ऑफ वेल्स ड्यूरिंग द पर्टिकुलर रीजन टूर ऑफ इंडिया इन 1875 टू 76 के दौरान जब ये लोग आए थे तभी यहां पर उसके पास तलवार चली गई थी। इज इट क्लियर? तो यहां पर किंग एडवर्ड जो है उसकी वेपन्स की कैटलॉग के अंदर यहां पर लंदन के अंदर इसको प्रिंट किया गया था और इसके अंदर डिस्क्राइब भी किया गया था। सो दैट इज अ रिलिक ऑफ शिवाजी द ग्रेट, ये लिखा गया था। इज इट क्लियर? आगे बात करें कि ये जो तलवार है, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट जो कि सेंट जेम्स पैलेस के अंदर है और ये कहां पर है? लंदन के अंदर है। ठीक है, अभी यहां पर हम लोग दूसरी स्वॉर्ड की बात करें, दैट इज कॉल्ड द भवानी स्वॉर्ड। भवानी स्वॉर्ड जो है अभी सतारा के अंदर है एंड दैट वाज आल्सो यूज्ड बाय द छत्रपति शिवाजी महाराज। तो यहां पर एटलीस्ट उनके पास 3 तलवारें थी। इज इट क्लियर? और यहां पर जो तलवार लंदन यूके के अंदर है उनका नाम है जगदम्बा। इज इट क्लियर? सो जगदम्बा इन द कैटलॉग ऑफ छत्रपति ऑफ करवीर। इज इट क्लियर? तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। ओके, यहां पर भवानी तलवार के बारे में हम लोगों ने बात कर दिया, जगदम्बा तलवार के बारे में भी हम लोगों ने बात किया। तो यही चीज आप लोग यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। जैसे यहां पर मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, आज जो है ट्यूसडे है 15 नवंबर 2022 और यहां पर आज के हिंदू न्यूज़पेपर में जो सबसे पहला आर्टिकल निकल कर आता है वो इकोनॉमी सेक्शन से निकल कर आता है। एंड दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल यू कैन रिलेट विद द जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो रिटेल इन्फ्लेशन कूल्स टू 6.77% इन अक्टूबर फ्रॉम 7.41% इन द सितंबर। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर नवंबर, ओके, तो सितंबर के अंदर 74.41% के करीब यहां पर इन्फ्लेशन था, पर वो थोड़ा बहुत ठंडा होकर यहां पर 6.77% तक अक्टूबर के अंदर पहुंच चुका है। इज इट क्लियर? पर यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो आंकड़ा है ये आप उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि 4.06, उसके बाद यहां पर 7 के करीब, उसके पास यहां पर भी 8 के करीब और यहां पर अभी जो है वो 6.77 के करीब है। इज इट क्लियर? तो गाइस आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को जानना है कि ये इन्फ्लेशन है तो है क्या और रिटेल इन्फ्लेशन है तो है क्या। चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन, तो सबसे पहले इन्फ्लेशन को जान लेते हैं। इन्फ्लेशन जो है या भी प्राइस के अंदर, या ऐसा कह सकते हैं कि गुड्स और सर्विसेज के अंदर जब भी प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है, और ये डेली कॉमन यूजेस जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके अंदर अगर प्राइस इंक्रीज होता है, जैसे कि खाना हो गया, फूड हो गया, क्लोथ हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर स्टेपल्स, तो ये सारी की सारी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अगर इसके अंदर प्राइस बढ़ोतरी होती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है उसको मेजर करने के लिए यहां पर जो कमोडिटीज है या सर्विस जो है ओवर टाइम बास्केट ऑफ द कमोडिटी एंड सर्विसेज का हम लोगों को एवरेज प्राइस चेंज जो है देखने को मिल सकता है, तो हम लोग उसके हिसाब से इन्फ्लेशन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर इन्फ्लेशन जो है that is an indicative of the decrease in the purchasing power of a unit of the country's currency। तो ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इन्फ्लेशन इज द इंडिकेटिव, ओके, इंडिकेटिव ऑफ द डिक्रीज इन द परचेसिंग पावर। तो यहां पर जो परचेसिंग पावर के अंदर जब भी हम लोग इंडिकेटिव डिक्रीजिंग इन द परचेसिंग पावर के तौर पर अगर उसको हम लोग देखते हैं तो यहां पर इन्फ्लेशन आप लोगों को समझ में आ सकता है। इज क्लियर? मॉडरेट लेवल पर जो इन्फ्लेशन होता है ये इकोनॉमी के लिए काफी तक इंपॉर्टेंट भी माना जा सकता है। दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर इकोनॉमी ओवर हियर टू एंश्योर द दैट प्रोडक्शन इज प्रमोटेड, कि हमारा एक्चुअली में प्रोडक्शन जो है वो प्रमोट हो रहा है। ठीक है, पर यहां पर अगर मैं इन्फ्लेशन के जो प्राइमरी मेजरमेंट्स के बारे में बात करूं तो 2 तरीके के इंडाइसिस है, जैसे के अंदर है होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इज इट क्लियर? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही यहां पर रिटेल इन्फ्लेशन के तौर पर जाना जाता है। ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। इज इट क्लियर? आगे
बात करते हैं कि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है तो है क्या, तो यहाँ पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू ये एक रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज होती है कि इट इज अ मेजर प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेलर बायर। जब भी रिटेल बायर के अगर नजरिए से अगर आप देखेंगे तो जब भी प्राइस चेंज होती है तो उसको हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसको कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं, सो सीपीआई कैलकुलेट्स द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज एंड सर्विस, जिसके अंदर आता है फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर आप सीपीआई के थ्रू देख सकते हैं। सो विच इंडियन कंज्यूमर्स बाय फॉर यूज आल्सो, इज इट क्लियर? सो द सीपीआई हैज सेवरल सब ग्रुप्स इंक्लूडिंग द फूड एंड बेवरेजेस, फूल एंड लाइट, हाउसिंग एंड क्लोथिंग, बेडिंग एंड फुटवियर। ये उसके हिसाब से आप उसको समझ सकते हैं। चार तरीके के यहाँ पर आप लोगों को सीपीआई देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबरर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबरर एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड आल्सो। ठीक है, तो यहां पर जब भी लेबर ब्यूरो जो एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है उसको यहां पर कंप्लाई करता है, दैट इज अ थर्ड वन। ओके, तो तीसरे नंबर का जो यहां पर आप देख सकते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अधीन काम करता है। एंड फोर्थ इज कंपाइल्ड बाय द एनएसओ, और एनएसओ का मतलब क्या है, उसका एब्रिविएशन क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दैट स्टैंड्स फॉर द एनएसओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत आता है। यहां पर आगे हम लोग बात करें तो यहां पर जो नई सीरीज आई थी रिगार्डिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर, उसका जो बेस ईयर था वो 2016 था। उसके बाद यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इट स्टैंड्स फॉर द एमपीसी, इज इट क्लियर? तो उन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा जो है यूज किया और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की अप्रैल 2024 के करीब करीब। ठीक है, तो उसी अप्रैल 2004 के अंदर यहां पर आरबीआई ने सीपीआई को अडॉप्ट किया एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के तौर पर। सो वी कैन से दैट इज अ मेजरमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन ओवर हियर। ओके, आगे बात करते हैं कि ये जो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन है वो एक्चुअली है तो है क्या। सो रिटेल प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, सो वी कैन से दैट की रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, उसको हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तौर पर समझ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो डेली कंजप्शन होता है उसके अंदर प्राइस जो चेंजेस होती है, वेरी होती है, जो हाउस होल्ड परचेज है या गुड्स है, सर्विसेज है, उसके अंदर हम जब भी चेंजेस होता है तो रिटेल प्राइस के अंदर चेंज होने की वजह से यहाँ पर सीपीआई को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर इन्फ्लेशन को मेजर करना है तो एक आप ये पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी मेजर कर सकते हैं रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ द परसेंटेज चेंज ओवर द सेम the previous year, is it clear? तो सेम पीरियड जो उसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर पर पिछले साल के साथ उसको कंपेयर करते हैं तभी आप लोगों को सीपीआई के जो इन्फ्लेशन है उसको समझ में आ सकता है। ठीक है, सो यहां पर अगर प्राइस नेगेटिव इन्फ्लेशन में चली गई, सो नेगेटिव इन्फ्लेशन यानी कि क्या होता है, डिफ्लेशन। ठीक है, वो उसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि अगर प्राइस और डाउन हो गई, सो दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन ओवर हियर। ठीक है, सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पेज वेरी क्लोज अटेंशन टू दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर फिगर ऑफ रोल ऑफ मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो यहां पर डिफ्लेशन भी एक हद तक हमारे लिए सही नहीं है और इन्फ्लेशन एक हद तक हमारे लिए दोस्तों सही नहीं है। ये चीज आप लोगों को यहां पर समझनी है। ठीक है, सो सीपीआई आल्सो हेल्प्स अंडरस्टैंड ओवर ईयर। ये सारी की सारी चीजें याद रखिए गाइस, यहां पर सीपीआई का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। ये आप लोगों को एग्जामिनेशन के अंदर वन एमसी के तौर पर नहीं पूछा जाता है, पर जब भी आप मेंस का पेपर लिखोगे तभी यहां पर जो डिटेल में आप सीपीआई के बारे में लिखोगे तभी आप लोगों को ये हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, दैट इज वेरी 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 मच बेनिफिशियल इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर सिनेरियो ओवर हियर। ओके, सो सीपीआई फॉर्मूला जो है इट स्टैंड्स प्राइस ऑफ बास्केट इन द करंट पीरियड अपॉन प्राइस ऑफ बास्केट इन द बेस पीरियड इनटू 100। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने जिस तरीके से यहां पर इस इमेज को देखा है तो यहां पर जो 2070 की जो बात चल रही है, सो इट स्टैंड अबाउट द COP 27। ओके, यहां पर जो 2017 तक यहां पर हमारा जो एक प्लान है नेट जीरो का, उसके बारे में यहां पर बातचीत की जाने वाली है। ठीक है, तो देख लेते हैं आर्टिकल एक्चुअली है तो है क्या। तो आ जाइए, उसके बाजू में ही एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहां पर देखिए, यस, एटॉमिक एनर्जी हाइड्रोजन पावर इंडियाज नेट जीरो प्लान। ठीक है, तो हाइड्रोजन किस तरीके से बनता है,
मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन जो है H2O, उसको हम लोग जब भी पानी होते हैं तो उसके अंदर से दो मॉलिक्यूल सेपरेट करते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यहाँ पर प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया का जो प्लान है नेट जीरो का उसके बारे में बातचीत की जा रही है। यहाँ पर COP का दोस्तों मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो दोस्तों COP26 की जो मीटिंग थी वो स्कॉटलैंड ग्लासगो के अंदर थी, ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने इतनी बार इस तरीके के आर्टिकल का डिस्कशन किया है कि अभी जो COP27 की मीटिंग है वो इजिप्ट के अंदर है। मैंने क्वेश्चंस भी पूछे हैं, आप लोगों ने आंसर्स भी दे रखे हैं ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग यहां पर समझे। इज इट क्लियर? सो इंडिया अनाउंसेस द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज एट द COP27, सो इट विल हेल्प द नेशन बी कार्बन न्यूट्रल बाय 2070। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को कमिट किया था ग्लासगो के अंदर लास्ट ईयर में। तो ये रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल मिनिस्टर ओवर हियर। ओके, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो मीटिंग है इजिप्ट के अंदर, सर अल शेख इंडिया ऑन द मंडे अनाउंस दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ट्रांजिशन टू द लो एमिशन ओवर हियर। तो या उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोडक्शन के बारे में भी अच्छी तरीके से बातचीत की जाने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो प्रोपोर्शन ऑफ इथेनॉल इन द पेट्रोल ऑल्सो। तो गाइज यहाँ पर पेट्रोल जो है अगर मैं एक सिंपल लॉजिक के साथ बात करूं तो जो यहां पर आपकी जो बाइक की टंकी के अंदर या पेट्रोल डालते हैं या आप कार के अंदर पेट्रोल का यूज करते हैं, तो यहां पर उसका एक अल्टरनेटिव फाइंड किया गया है। सो दैट इज कॉल्ड द इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल से यहां पर क्या होगा कि पेट्रोल जो है हम लोग समझ लीजिए कि 100% पेट्रोल का ही यूज करते थे, पर जब इथेनॉल आ जाएगा तो 40% इथेनॉल और 60% के करीब करीब यहां पर पेट्रोल रहेगा। तो जो हम लोग गल्फ कंट्री से जो पेट्रोल यहां पर एक्सपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, तो यहां पर हमें उसको पैसे देने पड़ते हैं पेट्रोल मंगवाने के लिए। तो यहां पर अगर इथेनॉल का प्रोडक्शन हो जाएगा और यहां पर साइंटिफिकली टेक्निकली ये चीज सही होगी तो यहां पर हम लोग 40% का जो पेट्रोल पहले हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, तो अभी 40% की जगह हम लोग पेट्रोल की जगह हम लोग क्या करेंगे, इथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे और 60% पेट्रोल रहेगा और यहां पर आपकी टंकी के अंदर 40% जो है इथेनॉल रहेगा। तो यहां पर जो है हमारा भारत देश का पैसा बचेगा बाहर की कंट्री में जाने के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में यहां पर बातचीत की गई है। अभी यहां पर इंडियाज रोड टू नेट जीरो के बारे में बात की जाए तो यहां पर देखिए इसमें ही देख लेते हैं लो इमिशन पाथवे टू बिकम द कार्बन न्यूट्रल बाय 2070। इज इट क्लियर? तो यहां पर नेशन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था 2021 के अंदर, जिसका एक दोस्तों एम यही था कि भारत को एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का यही एक एम था। ठीक है, इट लीज अ 3-fold इंक्रीज इन द न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2032, अचीविंग एन इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट ऑफ 20% बाय 2025। ओके, तो यहां पर इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है, ठीक है, उसका जो टारगेट है 20% के करीब, 20% यहां पर उसका टारगेट है 2025 तक। तो 2025 तक यहां पर 20% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इथेनॉल ब्लेंडिंग एक्चुअली है क्या? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग इथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे और पेट्रोल के अल्टरनेटिव के अंदर हम लोग इथेनॉल को यूज करेंगे, तो इसी प्रोसेस को हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है मैक्सिमाइजेशन हम लोग स्टार्ट कर देंगे कि भाई पब्लिक जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, यहां पर कोई भी ऐसी जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के अंदर आते हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर उसको ट्रांसमिट कर दे, उसको यहां पर रिप्लेस कर दे। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अंदर भी यहां पर आप लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिलेगी बाय द डेवलप्ड नेशंस ओवर हियर। तो यहां पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ यही एक हम लोग लेकर चलते हैं कि कीप गोइंग ग्लोबल टेम्परेचर्स विल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एट एंड एम्बियस 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय द कंट्री एंड ओवर हियर। ठीक है, तो यहां पर एनवायरमेंटल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने यहां पर COP27 समिट के अंदर जो इजिप्ट के अंदर ये जो पूरी समिट ऑर्गेनाइज हुई थी मंडे के दौरान, तभी ये सारी की सारी चीजों के बारे में बातचीत किया था। ठीक है, आई होप आप लोग ये सारी की सारी चीजें समझ पा रहे हैं, पर फिर भी मैं आप लोगों को कुछ स्टेटिस्टिकल डेटा और स्टैटिस्टिक्स जीके के हिसाब से आपको बताना चाहूंगा कि नेट जीरो टारगेट एक्चुअली है तो है क्या। सो इट ओनली रिफर्ड टू द कार्बन न्यूट्रलिटी। ठीक है,
कार्बन न्यूट्रलिटी को वो रिफर करता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि कंट्री जो है वो यहाँ पर इमिशन जो है कंप्लीट जीरो कर देगी, इसका मतलब ये नहीं होता। अगर कोई भी चीज जो होती है दोस्तों जिंदगी के अंदर भी, वो ड्रास्टिकली आप लोग नहीं कर सकते या ड्रास्टिकली आप लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, उसको ग्रेजुअली विथ पेशेंस उसको इंप्लीमेंट करना होता है। तो यहां पर कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कि हम लोग इमिशन टू जीरो इमिशन तक जाने की कोशिश करेंगे, वहां तक पहुंचने की, जीरो के करीब जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जीरो करेंगे ऐसा यहां पर उसका मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर स्टेट्स रादर इट इज अ स्टेट इन which countries emission are the compensated by the absorption and removal of the greenhouse gases from the atmosphere। अगर दोस्तों मैं यहां पर एक बातचीत करूं आप लोगों के साथ कि हमें इमिशन जो है कम करना है, तो यहां पर किस तरीके से हो सकता है कि सबसे पहले जो है ग्लोबल वार्मिंग को आप लोग जितना हो सके उतना रिड्यूस करो, और जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो टॉक्सिक गैसेस है या इस तरीके की जो इमिशंस है उसके रिमूवल प्रोसेस के बारे में बात करो, उसके मशीन्स के बारे में बात की जाए, ठीक है। तो यहां पर हमें अल्टरनेटिव फाइंड करना होगा, इसका इमिशंस का अल्टरनेटिव क्या है। तो ये जो इमिशन है इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो काफी हद तक हमें यूज कर सकते हैं कि जिसके अंदर पेट्रोल जो है 60% होगा और 40% इथेनॉल होंगे, तो यहां पर जो है पोल्यूशन और कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इमिशन जो है और कम हो जाएगा। तो यहां पर इमिशन को एब्सॉर्प्शन की बात की गई है और यहां पर कार्बन सिंक जो है उसको इंक्रीज करने की बात की गई है। जो कार्बन सिंक है वो उसको क्या करेंगे, इस तरीके के जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो टॉक्सिक कार्बन है उसको यहां पर कैप्चर करेंगे और यहां पर इमिशन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दैट इज अबाउट दी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज जो यहां पर कार्बन कैप्चर करे और उसको स्टोर भी करे, ठीक है, एंड एटमॉस्फेयर के अंदर इस तरीके के गैसेस को रिमूव करने की कोशिश करें। इज इट क्लियर? तो यहां पर 70 कंट्रीज के अंदर इस चीज को प्रॉमिस के तौर पर यहां पर लिया गया है और टू बिकम द नेट जीरो मिडल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री, ओके। 2050 के करीब की यहां पर बातचीत चल रही है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 226, ठीक है, कॉप जो थी समिति, यहां पर इसके बारे में बातचीत किया गया था और यहां पर इंडिया ने भी एक वादा किया था, एक प्रॉमिस किया था कि हम लोग 2017 तक 2017 तक नेट जीरो जो है इमिशन हम लोग यहां पर ग्रैब अप कर लेंगे और उसका यहां पर भारत ने वादा किया था स्कॉटलैंड के अंदर कॉप 26 मीटिंग जब थी तभी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भाई कौन कौन से इस तरीके के स्टेप्स जो है जो हम लोग 2017 तक ये हम लोग नेट जीरो इमिशन जो है अचीव कर देंगे, ठीक है, यानी कि भारत अचीव कर देगा। तो सबसे पहली चीज यहां पर समझो कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, भारत का रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है अगर हम लोगों ने अचीव उस हिसाब से कर लिया तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि 2017 तक ये जो नेट जीरो इमिशन का जो टारगेट है भारत अचीव कर लेगा। इज इट क्लियर? सो इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट यहां पर अगर मैं बात करूं तो 175 गीगावाट बाय 2022 डिक्लेयर्ड एट द पेरिस, जिसके अंदर हम लोगों ने पेरिस में ये चीज डिक्लेयर की थी और यहां पर यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिति के अंदर हम लोगों ने 2030 तक 450 गीगावाट के बारे में यहां पर प्रॉमिस किया है। और कॉप 26 की जो मीटिंग थी स्कॉटलैंड ग्लासगो के अंदर, वहां पर हम लोगों ने 500 गीगावाट का यहां पर वादा किया है 2030 तक। इज इट क्लियर? और साथ ही साथ यहां पर नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज जो है उसको 2030 तक 50% टारगेट के साथ इंस्टॉल करने की यहां पर बातचीत की गई है और ये टारगेट जो है 40% के साथ यहां पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ऑलरेडी इस चीज को हम लोग अचीव कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। गाइज हम लोगों ने कल के लेक्चर में भी G20 के बारे में डिस्कस किया था, आज फिर से यहां पर यह आर्टिकल आया है। उससे पहले अगर कोई बीच में आर्टिकल है तो उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यस, यहां पर देखिए लिखा है डीएमके स्टैगिंग ड्रामा ओवर द ईडब्ल्यूएस कोटा सेज दी पलानीस्वामी। तो गाइस ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, तो इसके ऊपर हम लोग ज्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे, आपका और मेरा भी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आप लोगों को लेक्चर्स में बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरे प्रीवियस के जो है हमारे जो प्रीवियस के जो है 7 एक वीडियोस देख लीजिए, उसमें से आपको ईडब्ल्यूएस का पूरा जो है आइडिया आ जाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया था, उसके वर्डिक्ट के बारे में बातचीत किया था। 5 जजेस की जो बैठक बैठी थी, कमेटी बिठाई गई थी जजेस की, जिसमें से 3 जो है ईडब्ल्यूएस के सहमति में थे, एग्री थे, और 2 जो जस्टिस थे वो इसकी सहमति में नहीं थे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन किया है। आप वापस जाकर एक बार वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल। यस, चलिए एक ओपिनियन सेक्शन के अंदर आ जाइए। सो वेयर इज नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, अमरजीत सिन्हा, ठीक है, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, उनका यहां पर एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आया है रिगार्डिंग दी वेयर नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, कोई भी यहां पर बच्चा रह नहीं जाना चाहिए, वंचित नहीं रह जाना चाहिए एजुकेशन से। इज इट क्लियर? सो इट इज अलार्मिंग दैट इंडिया रैंक्स 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज इन द 2021। ठीक है, 2021 का जब ह्यूमन डेवलप इंडेक्स निकल कर आया था तो उसके अंदर 191 कंट्रीज से हमारा जो नंबर निकल कर आया था, रैंक निकल कर आया था, वो 32 के करीब था। ठीक है, यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अगर हम लोग कहें तो उसने यहाँ पर ऐसा कहा है कि नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी सेट अप ओवर हियर ऑन प्रायोरिटी बेसिस फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी ओवर हियर एंड द न्यूमेरिकल इन ऑल प्राइवेट स्कूल्स आइडेंटिफाइंग स्टेट वाइज टारगेट। जो हम लोग 2025 के करीब इस चीज को हम लोग अचीव कर लेंगे। तो 2025 के करीब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो भी टारगेट सेट किए गए हैं उसका यहाँ पर अचीवमेंट जो हमें मिलेगा 2025 तक मिल जाएगा। ठीक है, पर यहां पर उसके ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के बारे में बातचीत की गई है। ठीक है, बट हाउ डू वी अचीव दिस एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव, पर हम लोग इसको किस तरीके से अचीव करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए कि 1919 के दौरान जब वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल एट दी जोमेटिन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो तभी यहाँ पर बातचीत किया गया था। इसके एक प्रोजेक्ट के बारे में एक कॉन्फ्रेंस अनाउंस की गई थी 1987 के दौरान, जिनका नाम था शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये स्कूल्स के अंदर यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। टैकल द टीचर एब्सेंटिज्म इन रिमोट विलेजेस इन दी राजस्थान। ठीक है, तो जहाँ पर टीचर जो है उसके वो गैर हाजिर होते हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर राजस्थान के अंदर एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। उसके बाद यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज के थ्रू इस तरीके के प्रोजेक्ट को यहाँ पर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट मिला था। ये चीज भी यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो लेसन दिया जाता है एक रेगुलर टीचर्स के थ्रू, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई। साथ ही साथ बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट जो है 1990s के दौरान इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन आल्सो डेवलप रिगार्डिंग द 10 days रेसिडेंशियल इन द सर्विस ट्रेनिंग फॉर टीचर्स कॉल्ड द उजाला मॉड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर्स को ट्रेन करने की बातचीत की गई थी, उसके बारे में भी यहाँ पर प्रोजेक्ट चलाए गए थे रिगार्डिंग ऊर्जा मॉड्यूल। ठीक है, तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है हम लोग 2025 तक जो है ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। टू अचीव दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव foundational literacy numeracy in all primary schools we need to especially focus on the community connects and the parental involvement। ठीक है, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ टीचर ही मेहनत करे, आप लोग भी कुछ ना करें, स्टूडेंट मेहनत ना करे, पेरेंट्स उसके ऊपर ध्यान ना दे। पेरेंट्स को भी ध्यान देना होता है, टीचर को तो देना ही होता है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई के अंदर ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट की भी बातचीत की जा रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग और डिटेल में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1993 के अंदर सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन दी यूनिकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश। जब भी यहाँ पर एक केस चला था तभी यहाँ पर राइट टू एजुकेशन का यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आया था, जिसके अंदर कहा गया था कि चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ द 14 इज सेंट्रल एंड फंडामेंटल ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पर उनके पास एक सेंट्रल एंड फंडामेंटल राइट्स है रिगार्डिंग द राइट टू एजुकेशन। ओके, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन के अंदर 1994 के अंदर प्रोग्राम्स चलाए गए इसके बारे में, और यहाँ पर यूनिवर्सलाइज एंड ट्रांसफॉर्म क्वालिटी प्रोवाइड की जाए प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों को, और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स है उसको भी इनिशिएट किया जाए डायरेक्टरेट्स के थ्रू। इज इट क्लियर? उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो यहाँ पर 2001 के अंदर लॉन्च किया गया था, जिसका एक एम यही था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई, जिसके अंदर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करना है, जैसे कि
बात की जाए जैसे कि यूनिफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, टॉयलेट है, एक्सेस है, वाटर है, टेक्स्ट बुक अवेलेबिलिटी है, क्लासरूम प्रोसेस है, फिर भी यहाँ पर उसके अंदर चैलेंजेस आप देखने को मिल सकते हैं, उसको हमें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर जब भी हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे तो 2025 तक ये जो है पूरा का पूरा टारगेट जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का वो अचीव हो सकता है। ठीक है, आई होप आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। एंड आई वांट टू टेल यू दैट गाइज, इफ यू आर द न्यू फैमिली मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। यहाँ पर आप लोग आते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, तो हमें किस तरीके से मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ही लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं, जो आप अच्छी तरीके से दिल से प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ही लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों। यहाँ पर ये जो मटेरियल आप लोगों को दिया जा रहा है हमारी टीम के थ्रू, ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट मटेरियल माना जा सकता है आपकी यूपीएससी एग्जामिनेशन के तौर पर, डिफेंस एग्जामिनेशन के तौर पर और साथ ही साथ बैंकिंग एग्जामिनेशन के तौर पर भी। इज इट क्लियर? पर यहाँ पर हम लोग डिटेल में इसके लिए बताते हैं कि आप लोगों को एक अच्छा सा यहाँ पर फैक्चुअल जो डेटा है आप लोगों को मिल सके और यहाँ पर आप उसकी प्रिपरेशन जो है आराम से घर बैठकर कर सके। इज इट क्लियर? पर फिर भी आप लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं लेक्चर, सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, तो यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। जो भी यहाँ पर आपके फ्रेंड्स है, कलीग्स है, यंगर एल्डर ब्रदर सिस्टर है, उसके साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ ये जो वीडियो है ये शेयर कीजिए। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं बैक टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो उसके बारे में आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये आर्टिकल के बारे में बस इतना ही था। आगे देख लेते हैं गाइज, यहाँ पर जैसे कि G20 के बारे में आया था, सो द सिग्निफिकेंस ऑफ द बाली G20 समिट, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की जा रही है। तो देख लेते हैं G20 क्या है। तो यहाँ पर गेस्ट कंट्रीज G20, इज इट क्लियर? तो G20 के अंदर करीब करीब यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से कंट्रीज है, जैसे कि कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया। ठीक है, चाइना, इंडिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की। ठीक है, तो G20 के अंदर इतने 20 कंट्रीज शामिल है, मेंबर स्टेट्स हैं। G8 आपको पूछा जा सकता है, G7 भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर G8 के अंदर कौन सा ऐसा कंट्री जो है सिर्फ G7 के अंदर नहीं है, तो वो है रशिया जो है। ठीक है, अगर दोनों की कंपेरिजन की जाए तो चलिए उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। एक्चुअली G20 है तो है क्या? तो यहाँ पर एक फाइनेंशियल क्राइसिस जो चला था 1990s के दौरान, तो उसके बैकड्रॉप में यहाँ पर G20 बनाया गया था 1919 के अंदर। ठीक है, 1999 के अंदर। इज इट क्लियर? सो इट हिट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो उसको हिट किया था, तभी इसको फॉर्मेशन किया गया था। यहाँ पर मिडिल इनकम कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व होंगे। सो दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसका एम यही है दोस्तों कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे एंड दैट इट इज बाय इन्वॉल्विंग द मिडिल इनकम कंट्रीज ओवर हियर। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। G20 कंट्रीज के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो यहाँ पर 60% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन, 80% जो है ग्लोबल जीडीपी एंड 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड के तौर पर ये चीज जो है सामने आती है। ठीक है, मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड द इंडियन यूरोपियन यूनियन। इज इट क्लियर? यहाँ पर स्पेन जो है उसको इन्वाइट किया गया था परमानेंट गेस्ट के तौर पर। ये सारी की सारी चीजें जो है आप लोगों को याद रखनी है। आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर कंट्री इज अबाउट द G20, ओके, या वी कैन से दैट फ्रॉम द G20। तो ये आप लोगों को होना जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, यूके, फ्रांस और इटली, जर्मनी, उसके बाद रशिया, तुर्की, इंडिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका एंड चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया आर दी मेंबर स्टेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर G20 कंट्रीज। और बाकी के यहाँ पर जो आप लोगों को ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं वो है गेस्ट कंट्रीज। ओके, चलिए बात करते हैं यहाँ पर गाइस जो है नॉर्वे। ठीक है, तो नॉर्वे जो है आज उसके बारे में एक आर्टिकल आया है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, दैट इज अ पर्टिकुलर एरिया अबाउट द नॉर्वे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, मैप के साथ देखेंगे, जब भी हमारा आर्टिकल डिस्कशन होगा तभी। चलिए आगे बात करते हैं उसके प्रेसिडेंसीज के बारे में।
कि ट्रोइका एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द G20 एजेंडा। तो ट्रोइका के अंदर आता है इटली, ये चीज याद रखिएगा, इटली आता है, इंडोनेशिया और इंडिया, ये तीनों कंट्रीज ट्रोइका के अंदर में आते हैं। सो ट्रोइका कंट्रीज राइट नाउ एंड इंडोनेशिया होल्ड्स दिस करंटली प्रेसिडेंसीज ओवर हियर। ठीक है, आई होप ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट सो प्लीज पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट एंड मेक द नोट्स फ्रॉम दैट वन। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं उसके की प्रायोरिटीज के बारे में कि इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए यहाँ पर उसकी पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद लाइफस्टाइल ऑफ फॉर एनवायरनमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करना, टेक एनेबल डेवलपमेंट उस एरिया के अंदर बढ़ाना, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन को इंक्रीज करना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई जा रही है। स्किल मैपिंग, कल्चर एंड टूरिज्म, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलेंस, ये सारे के सारे डेवलपमेंट यहाँ पर हो सकते हैं, ये उसकी प्रायोरिटी है। डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फाइट अगेंस्ट द इकोनॉमिक क्राइम एंड द मटेरियल मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स के बारे में भी यहाँ पर बातचीत की जा रही है रिगार्डिंग द G20 प्रायोरिटीज के बारे में। ठीक है, आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ गए हैं। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन गाइस। ये जो आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया है वो यही है, और साथ ही साथ अगर मैं यहां पर बातचीत करूं तो ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द EMRS। ओके, सो व्हाट आर द हर्डल्स टू बिल्डिंग स्कूल्स फॉर ट्राइबल्स के लिए स्कूल बिल्डअप करने में हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही है। तो यहां पर नरेंद्र मोदी साहब ने गवर्नमेंट को पुश किया कि हम लोगों को 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है उसको ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए डेवलप करने हैं। सो वन ईच इन एवरी सब डिस्ट्रिक्ट दैट हैज एटलीस्ट 20,000 odd scheduled tribe population over here, so which must be 50% of the total population in that area. Okay, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस चीज को परसिस्ट करने के साथ साथ यहाँ पर मिशन को अच्छी तरीके से सोशल जस्टिस के साथ यहाँ पर बिठाने की बातचीत की गई है। तो ये स्टोरी यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे से एक्चुअली मॉड्यूल है तो है क्या, तो यहां पर देखिए कि हमारे पास 392 ही मॉड्यूल है, जबकि करीब करीब यहां पर 700 के ऊपर मॉड्यूल होने चाहिए इसके। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं EMRS इट स्टैंड्स फॉर द एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन इन द ट्राइबल एरियाज। यहां पर ट्राइबल कम्युनिटी जो ST कम्युनिटी है, ठीक है, ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, तो ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी है उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये हमारी स्कीम लाई गई थी। सो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स जो है वो यहाँ पर लाई गई थी। ठीक है, पर यहाँ पर आज भी जो लेक्चरर प्रॉपर नहीं है इन द सेंस ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके की प्रॉपर लेक्चर क्वांटिटी ऑफ दिस टीचर होने चाहिए, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। यहाँ पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है वो 392 ही है, जबकि करीब करीब 700 के ऊपर होने चाहिए। तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है और इसकी वजह से यहाँ पर चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, सो EMRS के बारे में देख लेते हैं। सो EMRS इज अ स्कीम फॉर मेकिंग द मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स फॉर इंडियन ट्राइबल्स रिगार्डिंग दी ST scheduled tribes across this particular India। तो ये जो स्कीम जो है स्टार्ट हुई थी 1997 से लेकर 1998 तक। ओके, यहाँ पर नासिक के अंदर यहाँ पर इसको मिनिस्ट्री ट्राइबल एंड अफेयर्स के थ्रू इस चीज को प्लान किया गया था। सो टू गिव द एम्बिशियस टू क्वालिटी एजुकेशन इन नियर बाय ट्राइबल एरियाज। ओके, CBSE करिकुलम के साथ ये EMRS जो है फॉलो करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई। यहाँ पर EMRS जो है वो अपने आप को डेवलप करेगा, किस हद तक डेवलप करेगा, टू इम्पैक्ट क्वालिटी एजुकेशन टू ट्राइबल स्टूडेंट्स विद इन एंड एम्फेसाइज ऑन नॉट ओनली एकेडमिक्स एजुकेशन बट ऑल्सो एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट। यहाँ पर ट्राइबल स्टूडेंट्स को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर कामकाज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन को डेवलप करने के लिए कामकाज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई। यहाँ पर 384 फंक्शनल स्कूल्स प्लान की गई है पूरे अक्रॉस द कंट्री पर। यहाँ पर देखा जाए तो ये दैट इज ऑल्सो एस्टैब्लिश एट पर दी विथ ऑफ द नवोदय विद्यालय। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी बातचीत की गई है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो यहाँ पर ट्राइबल स्टूडेंट्स जो है उसके अच्छी तरीके से मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए यहाँ पर EMRS जो है कई हद तक मेहनत करता है। ठीक है, ये कर सकते हैं, तो ये उसका एक मुख्य ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट को एम्पावर करना,
साथ ही साथ स्कूल्स के अंदर इस तरीके की चीज़ों की एक्टिविटी करना इन देयर होम्स, इन देयर विलेज एंड द फाइनल इन द लार्ज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। बच्चों को एम्पावर करना का काम यहाँ पर ये करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर भी जो एजुकेशन सपोर्ट है जो है उसके ऊपर यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। लोगों की स्टूडेंट्स की नीड्स, पेरेंट्स की नीड्स को समझेंगे। एनुअल रनिंग एक्सपेंस जो है वो उसको यहाँ पर एक रीजनेबल रिम्यूनरेशन के तौर पर यहाँ पर मैनेज करा जाए, स्टाफ को मैनेज करा जाए, फैकल्टीज को फैसिलिटीज को मैनेज करा जाए, उसके बारे में यहाँ पर ये एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है EMRS, ठीक है, जैसे कि एजुकेशनल, फिजिकल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एंड कल्चरल नीड्स जो जरूरी है स्टूडेंट्स लाइफ के दौरान, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों के कंस्ट्रक्शन के बारे में सपोर्ट करता है और उसके बारे में सारी की सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताता है, ठीक है। आई होप सो आप लोग EMRS जो है उसके ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे, ठीक है। आई होप सो ये आर्टिकल अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अभी बात करते हैं नॉर्वे के ऊपर आ जाइए। तो यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था नॉर्वे का मैप, तो दोस्तों ये है नॉर्वे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो पूरा का पूरा आप लोगों को इस तरीके की बॉर्डर जो है देखने को मिलती है, सो दैट इज कॉल्ड दी नॉर्वे, ठीक है। तो नॉर्वे के ऊपर दोस्तों एक आर्टिकल आया है और यहाँ पर हम लोग ये भी जानेंगे कि इंडिया और नॉर्वे के जो रिलेशन है वो किस तरीके से है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट दी नॉर्वे मैप। आई होप सो आप लोगों ने देख लिया होगा। फिनलैंड, इस्टोनिया, यहाँ पर लाटविया, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, उसके आसपास के इलाके हैं। एंड गाइस बैल्टिक सी जो है ये UPSC के हिसाब से काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं नॉर्वे के बारे में ही देख लेते हैं। नॉर्वे उसका आप लोग फ्लैग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर आर्टिकल पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली आर्टिकल है तो है क्या। सो दिस वन, ओके, ट्रेड विथ इंडिया डबल टू $2 बिलियन इन पास्ट 2 years, नॉर्वे एनॉय, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्वे के जो अथॉरिटी है हैंस जैकब, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि पास्ट 2 year प्रीवियस 2 साल के अंदर भारत का साथ हमारा जो व्यापार है वो $2 बिलियन के करीब करीब बढ़ चुका है, ठीक है। सो बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड द नॉर्वे हैज डबल्ड टू $2 बिलियन ओवर द पास्ट 2 years, नॉर्वेज एम्बेसडर टू इंडिया हैज जैकब said on this particular Monday, okay? तो यहाँ पर उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की गई थी पहले भी, और आज भी हम लोग एक बार उसको डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के बारे में बातचीत की गई है और यहाँ पर इंडिया और नॉर्वे के क्या क्या रिलेशन है, ठीक है। सो हाउ हैज इंडियाज रिलेशंस विद द नॉर्वे बीन, ओके। तो अगर मैं नॉर्वे बिन, यहाँ पर देखिए एक हम लोगों ने मैप दिखाया था, सो दैट इज कॉल्ड द नॉर्वे मैप, ओके। अब यहाँ पर नॉर्वे के साथ भारत का किस तरीके का रिलेशन है, तो यहाँ पर एक हिस्ट्री के साथ समझ लेते हैं कि भाई भारत का नॉर्वे के साथ एक फ्रेंडली नेचर के साथ रिलेशनशिप यहाँ पर है। जो हमारा रिलेशन जो है बिल्डअप हुआ था 1947 के करीब करीब, ठीक है, जहाँ पर नॉर्वे ने पहली अपनी कंसोल्यूट्स बनाई थी, ओपन की थी भारत के अंदर, कलकत्ता और मुंबई के अंदर, करीब करीब 1845 के अंदर कलकत्ता के अंदर और 1857 के अंदर मुंबई के अंदर यहाँ पर नॉर्वे ने पहली कॉन्सुलेट्स जो है इंडिया के अंदर ओपन की थी। 1952 के अंदर इंडिया फंड वाज एस्टैब्लिश्ड विद इन द एम टू प्रोवाइड डेवलपमेंट असिस्टेंस विद अ फोकस ऑन फिशरीज डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस करने के साथ साथ यहाँ पर 1952 के अंदर भारत ने फंड किया था, ठीक है। सेम ईयर नॉर्वे ने भी अपनी एम्बेसी जो है न्यू दिल्ली के अंदर ओपन की थी, ये चीज याद रखिएगा। सो नॉर्वे हैज सपोर्टेड इंडियाज मेंबरशिप टू एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिमेंट्स regarding the missile technology control regime. It stands for the MTCR, okay. उसको यहाँ पर डेवलप किया गया। वेजनर अरेंजमेंट WA उसको यहाँ पर डेवलप किया गया। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप AG उसको डेवलप किया गया, ठीक है। इंडिया ने यहाँ पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को यहाँ पर साइन किया था नॉर्वे के साथ 1986 के दौरान, और फरवरी 2011 में वो चीज़ रिवाइज हुई थी, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी है। DTAA स्टैंड्स फॉर व्हाट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ओके। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। गाइस यहाँ पर आप लोग नॉर्वे के हिसाब से सिर्फ इतना आर्टिकल समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर थंबनेल में देखा था, व्हाट इज द सी विजिल 22nd, ठीक है। ये आर्टिकल यहाँ पर आप देख सकते हैं।
सो प्रोजेक्ट ट्रैक स्मॉल फिशिंग वेसल्स नाउ मेक्स प्रोग्रेस। तो यहाँ पर इंडियन नेवी के साथ यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड जो है काम करेगी और यहाँ पर एक जो कोस्टल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सी विजिल 22 जो थर्ड एडिशन के तौर पर यहाँ पर सामने आता है। सो दैट इज इंडियन कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये डिफेंस एक्सरसाइज जो है ये क्या काम करेगी कि यहाँ पर स्मॉल फिशिंग वेसल्स जो है उसके ऊपर यहाँ पर ट्रैक करने की कोशिश करेगी। ठीक है, सो अ डिलेड प्रोजेक्ट टू इंस्टॉल ट्रांसपोंडर्स ऑन स्मॉल फिशिंग वेसल्स अंडर 20 meters in length as part of the coastal security measures instituted after the 26/11 Mumbai attacks in making progress with a project underway in the Tamil Nadu. Okay, so in related development, the third edition of the Pan-India Coastal Defense Exercise Sea Vigil 22 is scheduled to be held on the 15th and 16th November with the Indian Navy. So Indian Navy said on Monday this kind of the particular exercise held on 15th and 16th November. Okay, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये एक्सरसाइज एक्चुअली है तो दोस्तों है क्या। चलिए देख लेते हैं ये जो न्यूज है एक्चुअली न्यूज में क्यों है। ठीक है, सो सी विजिल 22 दैट इज अ थर्ड एडिशन एंड यहाँ पर जो ये इंडियन कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है नेशनल वाइड के तौर पर। ये एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो यहाँ पर उसको कंसेप्चुअलाइज किया गया था 2018 के अंदर। उसके बाद यहाँ पर कुछ इसके मेजर्स लगाए गए थे 26/11 मुंबई अटैक जब हुआ उसके बाद। ठीक है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने की यहाँ पर बातचीत की जा रही है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ओके, ये चीज याद रखिएगा। इंडियन नेवी जो है उसके साथ यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी, उसके साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होगा इंडियन कोस्ट गार्ड का, और यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है इसके अंदर भी इन्वॉल्व होगी और मैरीटाइम एक्टिविटीज यहाँ पर उसके टास्क जो है किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें सो ट्रोपैक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट, सो थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज विच इज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी एवरी 2 years, जो हर 2 साल में इंडियन नेवी के थ्रू ये कंडक्ट की जाती है। यहाँ पर इस एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो कोस्ट लाइन का इलाका है इस कंट्री का वो 7,516 किलोमीटर के करीब इस एरिया को कवर करेगा रिगार्डिंग द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिया। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं यहां पर जो कोस्ट लाइन पर है इंडियन नेवी जो है, ठीक है, इंडियन नेवी जो है पूरे समुद्र के अंदर घूमती रहती है और सर्वेलिंग करती है, और कोस्ट गार्ड जो है यहाँ पर कोस्टल जो इलाका है हमारी जो लास्ट बॉर्डर जो है जहाँ से स्मगलिंग होने की आशंका है यहाँ पर उसके ऊपर वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं। तो यहाँ पर समुद्र के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी का तालमेल चलता रहता है, ये आप पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो रिलीवेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सी विजिल एंड ट्रोपैक्स टुगेदर विल कवर द एंटायर स्पेक्ट्रम एंड द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस उसको फेस करते हैं। सी विजिल जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एक एपेक्स लेवल के तौर पर कि हम लोग एक कोस्टल डिफेंस के तौर पर और मैरीटाइम सिक्योरिटी के तौर पर हम लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सके अपने आप को। साथ ही साथ यहाँ पर सी विजिल जो है ये प्रोवाइड ये भी करेगा कि हमारी अपनी जो स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस कहाँ पर है, हमारी मैरीटाइम स्ट्रेंथ कौन सी है, नेशनल सिक्योरिटी हमारी किस तरीके से मैनेज की जानी चाहिए, मैरीटाइम एंड नेशनल सिक्योरिटी किस तरीके से मैनेज की जानी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग उसको एनहांस भी कर सकते हैं। सो गाइज आई होप सो यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ठीक है, ये कौन कौन सा एरिया कवर करेगी, तो 2022 की जो एक्सरसाइज है ऑलमोस्ट 7,516 किलोमीटर के करीब कोस्ट लाइन का एरिया कवर करेंगे रिगार्डिंग द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें याद रखिए। अब यहाँ पर 13 कोस्टल स्टेट्स जो है उसके बारे में हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड रिगार्डिंग द बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप आइलैंड रिगार्डिंग द अरेबियन सी। उस चीज ये कोस्टल स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को कवर करेंगे। इंडियन नेवी के एसेट्स, कोस्ट गार्ड के एसेट्स, कस्टम्स एंड मैरीटाइम एजेंसीज के जो एसेट है इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट होंगे। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और जो ऑयल हैंडलिंग एजेंसीज है एंड एयरपोर्ट जो है इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं ये एक्सरसाइज काफी हद तक यहाँ पर एक काफी हद तक फोकसिंग एरिया में आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल।
but I want to also include in this kind of the particular one that is called the Indian Navy. तो इंडियन नेवी के साथ ये कोऑर्डिनेट करेंगे। इनका एम यही होगा टू चेक द एफिकेसी ऑफ द मेजर्स इनिशिएटेड टू प्लग गैप्स इन द कोस्टल सिक्योरिटी फॉलोइंग द मुंबई टेरर अटैक इन 2008। ठीक है, कहां पर खामी रह गई थी? ठीक है, मुंबई अटैक जब भी 2008 में हुआ तो कहां पर खामी रह गई थी, हमारी वीकनेस क्या थी, उस चीज को मॉडिफाई करने के लिए, उस चीज को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, ये एक्सरसाइज बाद में की जा रही है। ठीक है, नेशनल कमेटी फॉर कोस्टल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, साथ ही साथ जॉइंट ऑपरेशन सेंटर जो मुंबई कोचीन के अंदर पाया जाता है, ये उसके इनिशिएटिव्स हैं। सो देयर आर द मल्टीपल इनिशिएटिव्स ओवर हियर। ठीक है, और यहाँ पर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है इसके साथ सेटअप बिठाता है, काम करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, आई होप सो आप लोग ये सारे के सारे जो आर्टिकल है अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन एंड आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन लाइक द Combined Defense Services, FCAT, National Defense Academy, Indian Navy, Air Force Group X and Y, Territorial Army, UPSC Civil Services Examination, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PO, RBI Grade B, so don't worry, batches launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619, and if you want to follow me, just follow in the Instagram, YouTube and in the Facebook also. Okay, and you can also enroll in this kind of the particular courses, and online platform is available over here. Okay, so I hope you all are enjoying this session, and I want to tell you that before we complete, if you are the new family member of this particular channel, guys, so please subscribe this channel and please like this session if you really enjoy this session, and please share this session with your friends, family members, colleagues and younger and elder brother sister, okay, who are preparing for this kind of the particular examination. Okay guys, आप लोग यहाँ पर आते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और यहाँ पर आपको फ्यूचर एंड फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती जाएगी। और इसी हिसाब से हम लोग हिंदू न्यूज़पेपर जो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट माना जा सकता है आपकी एग्जामिनेशन के जरिए से, उसका हम लोग एनालिसिस करते चलेंगे, आगे भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो गाइज आप लोग यहाँ पर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। तब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड बाय बाय।